हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 में देखिए युग्मक जनन आज का हमारा टॉपिक है। तो युग्मक जनन या इसको हम क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। तो देखिए आज से हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है। देखिए युग्मक जनन जो है क्या होता है, सबसे पहले तो देखिए युग्मक जनन की डेफिनेशन देखिए। तो देखिए युग्मकों के जो बनने की क्रिया होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, युग्मक जनन बोलते हैं। ठीक है, यानी गैमीट्स के फॉर्मेशन की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस। तो देखिए गैमीट्स के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, गैमीटोजेनेसिस कहलाती है, या युग्मकों के बनने की क्रिया जो है युग्मक जनन कहलाती है। अब बेसिकली यदि हम बात करें एज ए ह्यूमन, यदि हम मानव में बात करें तो मानव में देखिए दो प्रकार से युग्मक बनते हैं। एक तो युग्मक बनता है नर युग्मक, जिसको कि हम मेल गैमेट बोलते हैं, और दूसरा युग्मक बनता है क्या, फीमेल गैमेट या मादा युग्मक। तो देखिए युग्मक जनन की क्रिया को हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, देखिए युग्मक जनन की क्रिया जो है बेसिकली दो प्रकार से होती है। एक तो क्रिया होती है देखिए शुक्र जनन की क्रिया होती है। ठीक है, पहली क्रिया होती है क्या, शुक्र जनन। एक क्रिया होती है शुक्र जनन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखिए युग्मक जनन जो है दो प्रकार से बनेगी। पहली क्रिया क्या होगी, शुक्र जनन, जिसमें कि शुक्राणुओं का निर्माण होगा। तो पहली क्रिया क्या है, शुक्र जनन, या इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और जो दूसरी क्रिया होती है वो होती है अंड जनन। दूसरी क्रिया कौन सी होती है, अंड जनन, या इसको हम क्या बोलते हैं, ऊजेनेसिस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऊजेनेसिस। तो देखिए यहाँ पे दो प्रकार से युग्मक जनन की क्रिया संपन्न होगी। ठीक है, पहली क्या है शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरी क्या है अंड जनन या ऊजेनेसिस। देखिए आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम जो पहला प्रकार है हमारा, यानी युग्मक जनन का जो हमारा पहला प्रकार है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके बेस में आज हम चर्चा करेंगे। यानी आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो शुक्राणु जनन या शुक्र जनन के ऊपर रहेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती क्या है बेसिकली। तो देखिए यदि हम बात करें शुक्र जनन की, तो देखिए शुक्र जनन की जो क्रिया होती है, देखिए पहला क्या है हमारा, शुक्र जनन। ठीक है, तो शुक्र जनन की यदि क्रिया की हम बात करें, देखिए यदि शुक्राणु जनन भी लिखा आपको मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही है। ठीक है, तो यदि हम उसको शुक्र जनन बोले या शुक्राणु जनन बोले, दोनों क्रिया वही होती है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखिए ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, सबसे पहले तो आपको क्या मालूम होना चाहिए कि शुक्र जनन की क्रिया बेसिकली है क्या। तो देखिए सबसे पहले तो ये बता दें आपको कि शुक्र जनन होता क्या। ठीक है, तो देखिए वृषण के अंदर शुक्राणुओं के निर्माण होने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी स्पर्म के जो बनने की क्रिया होती है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख भी सकते हो। ठीक है, क्या कि देखिए शुक्राणुओं के बनने की क्रिया, शुक्राणुओं के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, शुक्राणुओं के बनने की जो क्रिया होती है, शुक्राणुओं के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, शुक्र जनन कहलाती है। शुक्राणुओं के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, शुक्र जनन कहलाती है। तो देखिए शुक्राणुओं के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, शुक्राणु जनन या शुक्र जनन कहलाती है, या स्पर्म के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि यह क्रिया किसके अंदर होती है, तो यह क्रिया वृषण के अंदर होती है। ठीक है, और वृषण क्या एक प्रकार का जनन होता है या जननांग होता है, जो कि नर जननांग होता है। तो नर जननांग के अंदर क्या बनते हैं, नर युग्मक बनता है। और नर युग्मक क्या होता है, पुरुषों में मेल गैमीट क्या होता है, स्पर्म होता है या शुक्राणु होता है। तो स्पर्म के जो बनने की क्रिया होती है तो ये शुक्राणु जनन के परिणाम स्वरूप जो है स्पर्म बनते हैं। तो शुक्राणु जनन की क्रिया में या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं के बनने की जो क्रिया होती है क्या होती है, शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहलाती है। अब यह जो पूरी की पूरी प्रोसेस जो है, जैसे ही मानव यौवनावस्था में या किशोरावस्था में प्रारंभ करता है, ठीक है, वैसे ही इसमें क्या होता है कि शुक्राणु जनन की क्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देखिए जैसे ही मानव किशोरावस्था में प्रवेश करता है, जैसे ही मानव किशोरावस्था में प्रवेश करता है, किशोरावस्था में प्रवेश करता है। देखिए किशोरावस्था को हम क्या बोलते हैं, यौवनावस्था भी बोलते हैं। ठीक है ना, यौवनावस्था।
तो देखिए जैसे ही मानव किशोरावस्था या यौवनावस्था में प्रवेश करता है, शुक्राणु जनन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। शुक्राणु जनन की क्रिया होने लगती है। शुक्राणु जनन की क्रिया होने लगती है। देखिए क्यों होने लगती है? जैसे ही मानव किशोरावस्था में प्रवेश करता है उसमें शुक्राणु जनन की क्रिया होने लगती है, क्योंकि इस दौरान मानव में क्या होता है, GnRH हार्मोन्स जो है रिलीज होने लगता है, ठीक है, जिसको कि हम गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। शुक्राणुओं की क्रिया होने लगती है क्योंकि इस दौरान मानव में GnRH हार्मोन्स रिलीज होने लगता है। तो देखिए जैसे ही मानव किशोरावस्था या यौवनावस्था में प्रवेश करता है वैसे ही क्या होने लगता है, शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इस दौरान GnRH हार्मोन्स जो है क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, या GnR हार्मोन्स जो है रिलीज होना स्टार्ट कर देता है, यानी GnRH हार्मोन्स जो है बनना स्टार्ट कर देता है। इस कारण से शुक्राणु जनन की क्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है। इस GnRH हार्मोन्स का पूरा नाम क्या होता है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। तो देखिए जैसे ही मानव किशोरावस्था में प्रवेश करता है वैसे ही शुक्राणु जनन की क्रिया या शुक्र जनन की क्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि इस दौरान मानव में GnRH यानी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स जो है वो रिलीज होने लगता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखना है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। तो देखिए शुक्राणुओं के बनने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, शुक्र जनन कहलाती है। और यह क्रिया कहाँ होती है, तो यह क्रिया कहाँ होती है, यह क्रिया वृषण में होती है, पुरुषों के वृषण में यह क्रिया होती है। तो देखिए पुरुषों के वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण होने की जो क्रिया होती है वो शुक्रजन कहलाती है। जैसे ही मानव किशोरावस्था में प्रवेश करता है शुक्राणु जनन की क्रिया होने लगती है, क्योंकि इस दौरान मानव में GnRH हार्मोन्स रिलीज होने लगता है। अब देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी जो शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है इसको एक ग्राफ आरेख के द्वारा देखते हैं। तो देखिए यदि हम बात करें शुक्र जनन की क्रिया की, तो इसका ग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे आपको समझना है, एक आरेख के रूप में। देखिए जो शुक्राणु जनन की क्रिया होती है तो देखिए पूरी की पूरी शुक्राणु जनन की क्रिया में दो चीजें ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें क्या होगा कि यह प्रक्रिया जो है 2 चरणों में पूरी होगी, ठीक है। शुक्र जनन की क्रिया, देखिए शुक्र जनन की क्रिया 2 चरणों में होती है, ठीक है, 2 चरणों में होती है। देखिए पूरी की पूरी जो शुक्र जनन की क्रिया होती है या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया, यह 2 चरणों में पूरी होती है। देखिए पहला चरण कौन सा है, शुक्राणु पूर्व का निर्माण, ठीक है। पहले क्या होगा, शुक्राणु पूर्व का निर्माण। इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद होगा शुक्राणु का कायांतरण, तो इसको हम बोलते हैं शुक्र कायांतरण। तो देखिए युग्मक जनन की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होगी, ठीक है। पहला है शुक्राणु पूर्व का निर्माण होगा, यानी स्पर्मेटिड का निर्माण होगा, ठीक है। शुक्राणु पूर्व को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। शुक्राणु पूर्व को हम बोलते हैं स्पर्मेटिड, ठीक है। और शुक्र कायांतर को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो देखिए ये जो शुक्र जनन की क्रिया है 2 स्टेप में होगी। सबसे पहले पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होगा या शुक्राणु पूर्व का निर्माण होगा। इसको दूसरे स्टेप में क्या होगा, शुक्र का कायांतरण होगा, यानी जो शुक्राणु बनेंगे उनका कायांतरण होगा, यानी स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होगी।
अब देखिए जो शुक्राणु पूर्व का निर्माण होगा, तो शुक्राणु पूर्व का निर्माण 3 अवस्थाओं में होगा। तो शुक्राणु पूर्व का जो निर्माण होगा यानी स्पर्मेटिड का जो निर्माण होगा वो 3 अवस्थाओं में होगा, ठीक है। पहली अवस्था कौन सी होती है? गुणन अवस्था। पहली अवस्था कौन सी है? गुणन अवस्था में होगा, ठीक है, गुणन अवस्था। दूसरी अवस्था होती है, इसको बोलते हैं वृद्धि प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था। इसके बाद जो तीसरी अवस्था होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं परिपक्वन प्रवस्था। इसको बोलते हैं परिपक्वन प्रवस्था। तो देखिए आपको यहाँ पे इतना स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले तो शुक्राणु जनन की क्रिया 2 चरणों में होगी। पहला है शुक्राणु पूर्व का निर्माण या पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण। दूसरा स्टेप क्या है? शुक्र का अंतरण यानी स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होगी। अब जो पूर्व शुक्राणुओं का यानी शुक्राणु पूर्व या पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होगा, ये 3 स्टेप में होगा, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था। तो अब चलिए इसको हम एक चार्ट के माध्यम से, हाँ एक चीज और आपको याद रखनी है यहाँ पे कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में जो विभाजन होगा तो वो 2 प्रकार से होगा। देखिए सबसे पहला जो विभाजन होगा वो क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। जो पहला विभाजन होगा वो क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा यानी माइटोसिस डिवीजन होगा। इसके बाद जो दूसरा विभाजन होगा ये कैसा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये कैसा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। और एक चीज और याद रखना है कि अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे 2 बार होता है, ठीक है। पूरी की पूरी क्रिया में एक बार समसूत्री विभाजन होगा पहले, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार से होगा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। अब देखिए इस पूरी प्रक्रिया को एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए ये जो पूरी की पूरी शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में समझते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले तो देखिए क्या होता है कि जो वृषण की कोशिकाएं हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आदि जनन कोशिकाएं होती है या इसको हम प्रीमोर्डियल जर्म सेल बोलते हैं, ठीक है। देखिए आदि जनन कोशिकाएं होती है जो कि कैसी होती है? द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित होती है। यदि 2n लिखा है इसका मतलब क्या होती है? डिप्लॉयड होती है कोशिका यानी कि द्विगुणित होती है। तो देखिए वृषण के अंदर जो कोशिकाएं होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ये प्राथमिक जनन कोशिकाएं होती है या आदि जनन कोशिकाएं इसको बोलते हैं। और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीमोर्डियल जर्म सेल यानी प्राइमरी जर्म सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आद्य जनन कोशिकाएं बोलते हैं, आद्य जनन कोशिकाएं। ये क्या होती है? आद्य जनन कोशिकाएं होती है। अब इस आद्य जनन कोशिकाओं में यहां पर हमने क्या बताया कि सबसे पहले क्या होता है? पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण। तो देखिए पहले स्टेप किसका फॉलो करना है? यहां पे देखिए सबसे पहली जो प्रवस्था होती है पूर्व शुक्राणुओं के निर्माण के लिए वो होती है कौन सी प्रवस्था? इसको बोलते हैं हम गुणन प्रवस्था। क्या बोलते हैं इसको हम? गुणन प्रवस्था। तो देखिए ये जो वृषण में प्राथमिक आद्य जनन कोशिकाएं होती है या आद्य जनन कोशिकाएं हैं, इस आद्य जनन कोशिकाओं में क्या होगा? पहला जो प्रवस्था वो होगी गुणन प्रवस्था। और जैसे ही गुणन प्रवस्था होगी इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। इसमें देखिए समसूत्री विभाजन होगा, यहाँ पे समसूत्री विभाजन। तो देखिए यहाँ पे समसूत्री विभाजन जब होगा तो ये जो आद्य जनन कोशिकाएं बनती है, ये आद्य जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होगी? विभाजित होगी। तो इस समसूत्री इस आद्य जनन कोशिकाओं में क्या होगा? 2 बार ऐसे विभाजन होगा, ठीक है। इसमें और कैसा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। तो इस प्रकार समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप देखिए समसूत्री विभाजन में चूंकि गुणिता स्तर जो है वही रहता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या यदि प्राथमिक कोशिका में है तो उससे जो विभाजित होकर जो बनी कोशिका है यानी जो नई कोशिकाएं बनती है समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो देखिए यदि यहाँ पे कोशिका कैसी है? 2n है यानी डिप्लॉयड है, तो आगे भी इन सब कोशिकाएं जो बनी है समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप, ये जो सभी कोशिकाएं बनी है इनके गुणसूत्रता का स्तर भी क्या होगा? डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित होंगे। तो देखिए इस आद्य जनन कोशिकाओं में जब समसूत्री विभाजन होता है तो एक बार विभाजन हुई तो 2 कोशिकाएं बनी, और ये दोनों कोशिकाएं कैसी है? ये भी डिप्लॉयड है या 2n है।
और फिर इन दोनों कोशिकाओं में फिर समसूत्री विभाजन होता है, मतलब 2 बार समसूत्री विभाजन इसमें हुआ। तो देखिए यहाँ पे कोशिकाएं जो है कैसी है, गुणसूत्रता का स्तर जो है वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या में चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो चारों की चारों कोशिकाएं बनी हैं, इस कोशिका को हम क्या बोलते हैं, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं शुक्रजन कोशिकाएं, ठीक है। इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, शुक्रजन, इनको हम बोलते हैं शुक्रजन कोशिकाएं। क्या बोलते हैं इनको, हम शुक्रजन कोशिकाएं बोलते हैं, या इसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब देखिए ये जो पूरी पूरी स्पर्मेटोगोनिया सेल बनी है या शुक्रजन कोशिकाएं बनी है, अब इसमें दूसरी प्रवस्था आएगी जिसको हम बोलते हैं वृद्धि प्रवस्था, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये जो शुक्रजन कोशिका बनी है, तो इसमें एक शुक्रजन कोशिका में क्या होगा, वृद्धि प्रवस्था होगी, ठीक है। दूसरी प्रवस्था हो जाएगी यहाँ पे वृद्धि प्रवस्था। कौन सी प्रवस्था, ये वृद्धि प्रवस्था। तो देखिए पहली प्रवस्था तो हो गई, पूर्व शुक्राणुओं के निर्माण के लिए 3 प्रवस्थाएं होगी। पहला गुणन प्रवस्था, तो सबसे पहले गुणन प्रवस्था होती है जिसमें कि समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप यहाँ पे देखिए 4 कोशिकाएं बन गई, जिनको हम क्या बोलते हैं, शुक्रजन कोशिकाएं शुक्रजन कोशिकाएं कहते हैं। अब इन शुक्रजन कोशिकाओं में क्या होगा, वृद्धि प्रवस्था होगी। तो ये कोशिका क्या करेगी, वृद्धि करके आकार में क्या कर लेगी, अपने आप को बड़ा कर लेगी। तो ये जो शुक्रजन कोशिका बनी है ये आकार में वृद्धि करेगी, वृद्धि प्रवस्था के परिणाम स्वरूप ये क्या करेगी, आकार में वृद्धि करेगी, और वृद्धि करने के बाद ये आकार में क्या करेगी, वृद्धि कर लेगी। तो ये जब आकार में वृद्धि कर लेगी तो इसके अंदर आप देखिए, अब चूंकि गुणसूत्रता का स्तर क्या रहेगा, 2n ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए जब वृद्धि करके ये जो नई कोशिका बनी है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक शुक्रजन कोशिकाएं या प्राथमिक शुक्राणु जनन, ठीक है। तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, ये जो कोशिका बनी है ये क्या है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका हमको प्राप्त हो चुके, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। तो देखिए ये जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनी है इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो देखिए ये जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनी है जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। तो ये जो शुक्रजन कोशिकाएं वृद्धि करके क्या बना ली, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, या इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब देखिए जैसे ये जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बन जाती है वैसे तीसरी प्रवस्था जो है स्टार्ट हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, परिपक्वन प्रवस्था। देखिए यहाँ पे अब तीसरी प्रवस्था भी होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, परिपक्वन प्रवस्था। तो देखिए यहाँ पे इस कोशिका में अब क्या होगा, परिपक्वन होगा, यानी कोशिका पूरी की पूरी तरह क्या होगी, मैच्योर होगी। अब जैसे ही परिपक्वन प्रवस्था स्टार्ट होगी यहाँ पे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, यानी फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन, यानी पहला अर्धसूत्री विभाजन यहीं पे होगा, ठीक है, पहला अर्धसूत्री विभाजन। तो फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन यानी पहला जो यहाँ पे मियोसिस डिवीजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए ये जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनी है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं। तो इस स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होंगे कि क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप यहाँ पे फिर से 2 सेल बनेगी, ठीक है। ये जो दोनों सेल बनी है, अब एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस करना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती है जब विभाजित हो जाती हैं तो विभाजन के परिणाम स्वरूप जो कोशिकाएं बनती है तो उनमें गुणसूत्रीयता का स्तर क्या हो जाता है, आधा रह जाता है। यानी यहाँ पे यदि कोशिका का गुणसूत्रता स्तर क्या है, 2n है, यानी डिप्लॉयड कोशिका है, तो इसके परिणाम स्वरूप जो 2 नई कोशिका बनेगी इसमें गुणसूत्रता का स्तर क्या होगा, इसमें हेप्लॉइड रहेगी, यानी इसमें एक ही एक जो है गुणसूत्र बचेंगे। तो यहाँ पे डिप्लॉयड से यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, हेप्लॉइड हो गई, यानी अगुणित हो गई। तो यहाँ पे देखिए इसमें अगुणित कोशिकाएं बनती है, कितनी, 2 अगुणित कोशिकाएं बनती है। और ये जो 2 अगुणित कोशिकाएं बनती है इसको एक को हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, ठीक है। ये तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बन गई। अब इसके बाद देखिए द्वितीयक शुक्राणु कोशिका यहाँ पे बनती है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका।
तो यहाँ पे द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो देखो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, ठीक है, तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका और इसके बाद अब क्या बन गई, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बन गई, यानी सेकेंडरी यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण फाइनली हो चुका है। अब देखिए इनमें क्या होता है, इनमें दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। ये जो दो कोशिकाएं बनी हैं, अब इनमें पुनः क्या होगा, इनमें देखिए यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट किसमें हुआ है, ये जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनी है। इसके बाद देखिए ये जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनी है, इसमें क्या होगा, अब इसमें अब द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, इसमें अब द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो देखिए इसमें जब द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये जो दो कोशिकाएं हैं ये विभाजित होकर के कितनी सेल बना लेगी, 4 सेल बना लेगी। ये विभाजित होकर के कितनी सेल बना ली, 4 सेल बना ली। ये देखिए अब देखिए इनमें चारों में गुणसूत्रता का स्तर क्या होगा, इनमें भी हेप्लॉइड रहेगा यानी एन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कि जो प्राथमिक आद्य जनन कोशिकाएं हैं, इससे लास्ट में देखिए ये जो 4 कोशिकाएं बनी है, यानी द्वितीयक शुक्राणु कोशिका के बाद अब कितनी जो कोशिकाएं बन गई, 4। और ये जो चारों कोशिकाएं बनती है इनको हम क्या बोलते हैं, पूर्व शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है, या इनको हम शुक्राणु पूर्व बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बन गए अब हमारे पास, ये बन चुके हैं हमारे पास, ये शुक्राणु पूर्व का निर्माण हो चुका है, शुक्राणु पूर्व यानी स्पर्मेटिड का निर्माण हो चुका है। अब देखिए इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के बाद यहां पे देखिए क्या होता है कि इनमें चारों में अब क्या होता है, शुक्राणुओं का क्या होता है, कायांतरण होता है। तो देखिए इसके बाद आप अगला स्टेप यहां पे समझ सकते हैं। देखिए ये जो चारों कोशिकाएं लास्ट में फाइनली चारों सेल बनी है, ये जो चारों सेल लास्ट में बनी है, ये जो चारों सेल बनी है, ये एक एक स्पर्म का निर्माण कर देंगी, ठीक है। ये चारों कोशिकाएं क्या करती है, इसके नीचे देखिए, इसके नीचे का स्टेप हम आगे आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि ये चारों जो कोशिकाएं बनी है शुक्राणु पूर्व, तो शुक्राणु पूर्व जो कोशिकाएं बनी है इनमें क्या होगा, कायांतरण होगा। इनमें क्या होगा, कायांतरण होगा, यानी स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया होगी। और कायांतरण के परिणाम स्वरूप ये जो चारों सेल आपको दिख रही है, यही चारों सेल आगे चल के क्या करती हैं, एक एक स्पर्म का निर्माण कर देती हैं। ये इस प्रकार से एक एक स्पर्म का निर्माण कर देती हैं। तो ये इसके आगे की प्रोसेस है, आप यहां पे भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पे ये, तो इस प्रकार यहां पे देखिए एक प्राथमिक आद्य जनन कोशिकाओं से, यानी हम कह सकते हैं एक प्राथमिक स्पर्मेटोगोनिया जो बनी है, इसमें से देखिए लास्ट में यहां पे 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है, 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को आप एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद देखिए पूरी की पूरी इस प्रक्रिया को एक बार हम फिर से समझते हैं। तो देखिए ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, सबसे पहले वृषण में क्या होती है, आद्य जनन या प्राथमिक कोशिकाएं होती है, ठीक है, प्राइमरी जर्म सेल होती है। तो इसको देखिए आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इसको हम प्राइमरी जर्म सेल बोलते हैं, इसको हम प्राइमरी जर्म सेल बोलते हैं। तो देखिए जो वृषण में प्राइमरी जर्म सेल होती है या आद्य जनन कोशिकाएं होती है, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, यानी गुणन प्रवस्था होती है। पहली प्रवस्था क्या है, गुणन प्रवस्था। इसमें समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 शुक्रजन कोशिकाएं बनती है, यानी स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। और इस स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है कि वृद्धि प्रवस्था होती है, दूसरी प्रवस्था। और इस वृद्धि प्रवस्था के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। और वृद्धि प्रवस्था है तो चूंकि देखिए यहाँ पे आकार में वृद्धि भी हो गई है। अब इसके बाद देखिए तीसरी प्रवस्था आती है, परिपक्वन प्रवस्था। इस परिपक्वन प्रवस्था में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, यानी पहली बार अर्धसूत्री विभाजन होगा। हमने आपको क्या बताया था कि टोटल 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पहला अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो ये जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनती है या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती है, इसमें से देखिए 2 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनते हैं या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पे बनते हैं। और फिर इसमें पुनः जो है दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 शुक्राणु पूर्वों का निर्माण होता है। अब देखिए इन शुक्राणु पूर्वों के निर्माण के बाद क्या होता है कि शुक्र कायांतरण होता है, यानी शुक्र कायांतरण की क्रिया होती है, शुक्र
यहाँ पे देखिए शुक्र कायांतरण की क्रिया होती है। तो इस शुक्र कायांतरण की क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि लास्ट में फिर हमको इन चारों सेल से एक एक स्पर्म प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए जो वृषण की प्राथमिक आद्य जनन कोशिकाएं होती है, इससे अंतिम में जाकर के 4 शुक्राणु पूर्व से 4 शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, यानी कि 4 नर युग्मक यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है पूरी की पूरी, तो उसका ग्राफिकल चार्ट यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा इसके बारे में जो हार्मोनल इफेक्ट होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझेंगे। तो देखिए इसमें हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में देखिए हार्मोन्स कैसे काम करते हैं उसको अब हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप समझिए कि इसमें हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, मस्तिष्क में जो हमारे क्या होता है हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस जो होता है इसमें GnRH हार्मोन्स जैसे ही रिलीज होता है, ठीक है, GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस में क्या होता है, जैसे ही GnRH हार्मोन्स रिलीज होता है वैसे ही क्या होता है कि ये पीयूष ग्रंथि की अग्रपालिक को उद्दीपित कर देते हैं, ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि की अग्रपालिक को उद्दीपित कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही हाइपोथैलेमस में GnRH हार्मोन्स रिलीज होता है तो ये क्या करते हैं कि पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली को उद्दीपित कर देते हैं। अब जो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली होती है यह 2 हार्मोन्सों को रिलीज करती है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से लगभग हम कह सकते हैं 7 हार्मोन्स रिलीज होते हैं लगभग। तो देखिए इसमें से जो 2 हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज होंगे, पहला हार्मोन जो रिलीज होगा उसको हम बोलते हैं LH हार्मोन्स, ठीक है, कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है LH हार्मोन्स, जिसको कि हम लेक्टिनाइजिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जो दूसरा हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, वो होता है FSH, ठीक है, वो क्या होता है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो देखिए यहां पे FSH नहीं होता है, ठीक है, यहां पे सोमेटोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे तो कौन सा हार्मोन्स रिलीज हो रहा है FSH। तो देखिए पहला हार्मोन्स कौन सा है LH हार्मोन्स है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स या लेक्टिनाइजिंग हार्मोन्स। दूसरा क्या है FSH यानी फॉलिटिंग स्टिमुलेटिंग FSH। देखिए FHS यहाँ पे लिख गया है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो देखिए ये जो LH हार्मोन्स होता है या ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, ये वृषण की लीडिंग कोशिकाओं को उत्तेजित करते हैं, ठीक है, वृषण की लीडिंग कोशिकाओं को क्या करते हैं, वृषण की लीडिंग कोशिकाएं जो होती है उनको ये क्या करते हैं उद्दीपित कर देते हैं। और जो FSH हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, यह जो वृषण में सर्टोली कोशिकाएं होती है, ठीक है, सर्टोली कोशिकाओं को यह उद्दीपित करता है, सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीपित। तो इस प्रकार से इसमें पूरी की पूरी प्रक्रिया में क्या होता है हार्मोनल कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस में GnRH हार्मोन्स रिलीज होता है तो ये पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली को उत्तेजित करते हैं। और जो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली जो है 2 हार्मोन्सों को रिलीज करती है LH और FSH, और ये दोनों जो है लीडिंग कोशिकाओं और सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीपित करते हैं, जो कि आगे जाकर के शुक्राणु जनन की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो पूरी की पूरी इस प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर एक प्राथमिक आदि जनन कोशिकाओं से 4 स्पर्म का निर्माण होता है। तो यानी हम समझ सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं के जो बनने की क्रिया होती है वही क्या कहलाती है, शुक्राणु जनन कहलाती है। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।